अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड आवर जियोग्राफी पोर्शन। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि लेट अस स्टार्ट विद द हिस्ट्री पोर्शन एज वी हैव कंप्लीटेड द T1 सिलेबस ऑफ हिस्ट्री आल्सो। एंड आज हम T2 टर्म सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का। तो इसमें जो पहला यूनिट हमने कंप्लीट किया है, तो इसका जो दूसरा यूनिट आता है इसमें लिवलीहुड इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़। तो लिवलीहुड इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर 5 है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड colonialism. So this is the chapter 5th, unit 2nd, chapter 5th, which we are going to start. तो इसमें हमें फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं, अपने स्कूल के इर्द गिर्द, अपने घरों के इर्द गिर्द, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं या हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना होता है जिनका वजूद जो है, जिनका ओरिजिन जो है, वो फॉरेस्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस घर में हम रहते हैं, अगर हम उस घर की बात करेंगे तो उस घर की खिड़कियाँ, उस घर के दरवाजे, उस घर की छत, ये सारा कुछ जो है वो फॉरेस्ट से निकलता है, यानी इट्स अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जिस कॉपी पे हम लिखते हैं, दैट इज़ आल्सो ए फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जिस पेंसिल से हम लिखते हैं, दैट इज़ आल्सो ए फॉरेस्ट प्रोड्यूस। या जिस मेज़ पे हम अपनी किताब रखते हैं, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। गोया मेरा कहने का मतलब है कि जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं या नज़र डालते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द, चाहे स्कूल की हम बात करेंगे, चाहे घरों की बात करेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। यानी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनका ओरिजिन, जिनका वजूद फॉरेस्ट्स है, यानी जिनको हमने फॉरेस्ट से लाया है और अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। आप अपने कपड़े ले लीजिए, इन कपड़ों का डाई जो है कहाँ से आता है। आप अपने कुछ आपके अपने गुज़ा में कुछ मसाले यूज़ करते हैं, कहाँ से आते हैं। यानी आप इवन कि जब आप एक टॉफ़ी खाते हो, एक चॉकलेट खाते हो, तो उस चॉकलेट का कवर जो होता है, जिसको हम सेलोफेन कहते हैं, सेलोफेन रेपर कहते हैं, वो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो भी जंगलों से हमें हासिल होता है, वो भी फॉरेस्ट प्लांट से हमें हासिल होता है। आप अपनी जो आपकी किताब है, टेक्स्ट, उसको बाइंडिंग करते हो, तो उसके लिए आपको गम चाहिए, तो वो गम दैट इज़ आल्सो ए फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हनी है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कॉफ़ी, टिम्बर, टी, रबर। तो जितनी भी चीज़ें हैं अपने इर्द गिर्द जब हम नज़र डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, जो हमें फॉरेस्ट से हम निकालते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कुछ मेडिसिनल जो दवाइयाँ हैं वो हम फॉरेस्ट से निकालते हैं। हमारे कुछ हर्ब्स हैं वो हम फॉरेस्ट से निकालते हैं। इवन हमारा बाम्बू है, हमारा ग्रास है, चारकोल है, तो फ्रूट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हम फॉरेस्ट से निकालते हैं। फॉरेस्ट्स में से हम उनको निकाल के अपने यूटिलाइजेशन के लिए, अपनी यूज़ के लिए हम उनको रखते हैं। तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ खाली एक जगह की। यानी हमारे पास हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसको हम कहते हैं अमेज़ॉन। वो अमेज़ॉन, इट इज़ इन द वेस्टर्न घाट्स। खाली इस अमेज़ॉन में ही तकरीबन 500 डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं।
500 स्पीशीज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो फॉरेस्टर्स के यूजेस पे अगर हम जाएंगे, फॉरेस्टर्स जंगलों के फ़ायदे, जंगलात के फ़ायदे, अगर हम इस पे जाएंगे, देयर आर सो मैनी न्यूमरस यूजेस ऑफ द फॉरेस्टर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है फॉरेस्टर्स के यूजेस की अगर हम बात करेंगे तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ द क्लाइमेट। ये डिपेंड है फॉरेस्टर्स पे। टेम्परेट क्लाइमेट जो हमारी वैली में है, कश्मीर वैली में है, इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। और हमारे पास जो साफ़ सुथरा एयर है, हवा है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो फॉरेस्ट से आता है। तो बारिश वगैरह ये सब चीज़ें फॉरेस्ट से आती हैं। तो फॉरेस्टर्स जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है हमारी सोसाइटी में। हमारी ज़िंदगी के लिए इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है, हमारा ज़िंदा रहने के लिए। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले कई डेकेड से हम एक चेंज देखते हैं, हम एक पैराडिग्म शिफ्ट देखते हैं, दैट दीज प्लांट्स आर डे बाय डे डिसअपरिंग। ये ख़त्म हो जाते हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो ख़त्म बिल्कुल ही इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या हुआ, क्या है, कैसे हुआ है? तो हाँ, अगर हम देखेंगे 1700 ईस्वी से लेके फ्रॉम 1700 टू 1995 जो एक दौर आ गया, जो एक पीरियड आ गया, जिस पीरियड को हम कहते हैं द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, ये जो एक पीरियड आया 1700 से 1995 तक, ये पीरियड जो है जिसको हम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट्स जो हैं उनको साफ़ किया गया, उनको ख़त्म किया गया। दैट अमाउंट्स टू almost 9.3% of the world's total forest cover. So that was cleared for the industrial use, cultivation, pasture, fuel wood. तो तकरीबन 9.3% ऑफ जो हमारे फॉरेस्टर्स हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड, उनको ख़त्म किया गया बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन द गॉब ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया है, इतने फॉरेस्टर्स को ख़त्म किया गया। तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर जो किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्टर्स हैं उसको कट डाउन किया गया, क्लियर किया गया फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर पर्पसेस। तो ये क्यों है, यानी क्वेश्चन हमारे पास अगर आएगा तो क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई दिस डिफॉरेस्टेशन, यानी व्हाई, ऐसा क्यों है। Why? The question is why the forests have been disappeared, why there is deforestation, या what is the deforestation। तो ऐसा क्यों है, ये डिफॉरेस्टेशन क्यों की गई, क्या 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 रीज़न्स हैं इसके, क्यों मजबूरी पड़ी, क्यों क्यों इस दौर में ऐसी मजबूरी पड़ी कि हमने इन फॉरेस्ट्स को, इन जंगलात को ख़त्म किया, ऐसी क्या मजबूरी हमारे पास थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय द डिफॉरेस्टेशन। कभी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन और व्हाट डू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एनॉर्मसली, यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ जितने भी हमारे पास हैं, ट्रीज़ हैं, उनको कट डाउन करना, उनको काटना, उनको काटना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। सो वी कैन डिफाइन इट आल्सो, डिफॉरेस्टेशन इट इज़ द disappearance of the forests. We can define it as the disappearance of forests. इट इज़ अ डिसअपेरेंस, यानी गायब होना, इन फॉरेस्ट्स का गायब होना। ये गायब कैसे हो जाते हैं, ये खुद ब खुद नहीं उड़ के गायब हो जाते हैं, इनका गायब हो जाते हैं जब हम इसको उखाड़ देते हैं, जब इनको कट डाउन करते हैं विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी
कंट्रोल, हम इनको कट करते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। दिस इज़ डिफॉरेस्टेशन। दिस डिफॉरेस्टेशन इट इज़ नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, ये आज के दौर की प्रॉब्लम नहीं है, बट डेकेड्स हैव बीन देयर, बहुत सारा अरसा हो गया जब हम धीरे 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 इनको उखाड़ते आए, जब हम धीरे धीरे इनको कट करते आए। सो दिस डिपेरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इट स्टार्ट्स early from the colonial rule. So there is a link between the colonialism and the deforestation. ये स्टार्ट हुआ जब यहाँ पे अंग्रेज़ 1600 सेंचुरी में ट्रेड करने के लिए आए। तो जो ही उन्होंने यहाँ पे ट्रेड के बदले यहाँ पे हुक्मरानी करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने अपने मीगर इंटरेस्ट्स के लिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, अपने मीगर इंटरेस्ट्स के लिए, अपने पर्पज़ के लिए उन्होंने यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनको उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ये डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दी अपने इंटरेस्ट्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने ये सब किया। सो वी कैन से उनके इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, इसके बहुत सारे काजेज़ हैं कि वाई डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ। देयर आर सो मैनी रीज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन द कॉलोनियल रूल, दिस कॉलोनलिज्म और इस डिफॉरेस्टेशन का एक नेक्सस है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो गई। यानी इस डिफॉरेस्टेशन की, अगर हम हिंदुस्तान में बात करेंगे, तो इस डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत इस कॉलोनियल पीरियड से हो गया, इस कॉलोनलिज्म से हो गया। जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत करने के लिए आए, जब यहाँ पे अंग्रेज़ रहने के लिए आए, तो इन्होंने इसका डिफॉरेस्टेशन को स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये एक मैनेज बन गया, एक प्रॉब्लम बन गई पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एज़ वेल एज़ इंडिया के लिए, और पर्टिकुलरली हमारी वैली के लिए भी। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। क्वेश्चन कभी आ जाता है, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन। सो व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है, यानी पेड़ों को उखाड़ दिया गया, काट दिया गया, इसके क्या रीज़न्स हैं। तो अगर हम कॉलोनियल पीरियड की ही बात करेंगे, अगर हम कॉलोनियलिज्म की ही बात करेंगे, उस दौर की हम बात करेंगे, डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन हम खाली कॉलोनियल पीरियड के हिसाब से ही बात करेंगे। तो देयर आर 3 मेन काजेज़ कॉलोनियल पीरियड के, अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 3 मेन काजेज़। द फर्स्ट इज़ लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, जिसको हम कहते हैं इम्प्रूवेशन ऑफ द लैंड, एंड सेकेंड इज़ स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स। सेकेंड इज स्लीपर्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स, एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट जिसको हम प्लांटेशनर्स कहते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड, अगर हम जनरली डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, अगर हम जनरली डिफॉरेस्टेशन के रीजंस की बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारे रीजंस है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेकंड इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम उस चीज़ की बात करेंगे तो देयर आर सो मैनी रीजंस, लेकिन जब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करेंगे, तो आपके टेक्स्ट बुक में 3 इंपॉर्टेंट काजेस दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, सेकंड इज़ sleepers on the tracks, railway tracks, and third is the plantation. So these are 3 important causes which are mentioned in your textbook, और हम इसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट द जनरल कॉन्टेक्स्ट, तो अगर हम उसमें काजेज़ देखेंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती हुई आबादी, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। एंड सेकेंड इज़ दैट conversion of land, क्योंकि आपको घर बनाने हैं, आपको रहने के लिए, तो लैंड आप कन्वर्ट करते हो, फॉरेस्ट्स को आप साफ़ करते हो, तो वहाँ पे आप अपने घर बनाते हो, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको सड़क बनानी है, तो आप लैंड को कन्वर्ट करते हो इन सब चीज़ों में, तो आप फॉरेस्ट्स को, बेतहाशा फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें। ये भी एक इम्पोर्टेंट काज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, कन्वर्जन ऑफ लैंड है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको बिल्डिंगें बनानी है, आपको
ऑफिसेस बनाने आपको बहुत, उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए, आपको बाकी सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए आप बेतहाशा फर्श का इस्तेमाल करते हैं, फर्श को काटते हैं। सो दीज आर, अगर हम जनरल कॉज की बात करेंगे, देयर आर सो मेनी कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सारे काज हैं, लेकिन जब हम आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करेंगे, तो हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट काजेज़ हैं जो कि कॉलोनियल पीरियड से रिलेटेड है, जो कि कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड हैं, कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन। तो हम पहला जो उसका काज है उसको उठाएंगे, दैट इज़ लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, अगर हम खाली 1600 की बात करेंगे, 1600 की बात करेंगे, जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए, उस वक़्त की अगर हम बात करेंगे, तो उस वक़्त तकरीबन 1/6 ऑफ जो लैंड था, 1/6 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया दैट वाज अंडर कल्टिवेशन। 1/6 ऑफ द टोटल लैंड दैट वाज अंडर कल्टिवेशन। तो उस टाइम की अगर हम बात करेंगे, 1600 की बात करेंगे, जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए, तो उस वक़्त जो हिंदुस्तान में जो लैंड था, इट वाज तकरीबन 1/6 ऑफ द टोटल लैंड दैट वाज अंडर कल्टिवेशन, जिस पे हम फसल उगाते थे, जिस पे ट्रीज़ थे वगैरह थे। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे, अगर हम 2000 की बात करेंगे, 2011 की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस की बात करेंगे, तो यही लैंड जो कल्टिवेशन के लिए 1/6 था, दैट रिमेन्स ओनली, that has gone to 1/2. So now that figure that has gone to 1/2 as population has increased over the countries. तो उस वक्त अगर हम बात करेंगे 1/6 of the India's land mass that was under cultivation, but now that figure, because the forests have been cleared all over the region, तकरीबन 1/2 पे हम कल्टिवेट करते हैं आज। 1/2, there is 1/2 of the total land which is under the cultivation, because the population has increased along these centuries. The population has increased so enormously, and the demand for the food, shelter, etc., that went beyond the boundaries. So जब ये डिमांड्स बढ़ गई, तो आपको डिमांड्स के लिए आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स जो थी, उसके लिए हमने उसके लिए क्या हुआ कि हमने फॉरेस्ट्स को क्लियर किया और लैंड अवेलेबल रखा फॉर कल्टिवेशन, फॉर प्रोडक्शन एंड एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। क्योंकि हमें जब पॉपुलेशन किसी एरिया की, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, आई विल गिव द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसका नाम है ए। तो ए के पास 3 बेटे हैं, बी, सी, डी। तो ए के पास जो लैंड था वो था 10 कनाल, 10 कनाल ऑफ लैंड। तो ए के पास 10 कनाल ऑफ लैंड था। आबादी खाली पहले ए और उसकी बीवी थी, लेकिन उसके शादी के बाद अब बी, सी, डी। तो 10 कनाल लैंड खाली इसके पास प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है, लैंड अंडर कल्टिवेशन है। लेकिन जब बी, सी और डी आ गए, अब इसमें हिस्सा कीजिए, इसके पास भी 3 कनाल आ गए, इसके 3 आ गए, इसके 3 आ गए। अब इनके बच्चे आ गए, इसके 2 आ गए, हो गया 1.5 कनाल। इसके भी 2 आ गए, इसके 2 आ गए। मेरा कहने का मतलब है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इनके रिक्वायरमेंट जो है, इनको अब खाना ज़्यादा चाहिए। तो कल्टीवेशन लैंड तो कम है, लैंड तो उतना ही नहीं है, उनको घर चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए क्या हुआ कि फॉरेस्ट्स जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल था, इस फॉरेस्ट्स को कट डाउन किया गया, इसको क्लियर किया गया। एक तो लैंड अवेलेबल रखा गया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस, एज वेल एज फॉर द कल्टीवेशन। तो उस वक़्त ये इसको कॉलोनियल पीरियड में जो कल्टीवेशन है दैट एक्सपेंडेड रैपिडली। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, तकरीबन 2 इम्पोर्टेंट कारण हैं कि वो क्यों इंक्रीज़ हो गया सो रैपिडली। फर्स्ट दैट इज़ कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने दे इनकरेजड, ब्रिटिशर्स यहाँ पे उन्होंने इनकरेज किया, दे इनकरेजड द प्रोडक्शन ऑफ, they encouraged the production of commercial crops.
तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इनकरेज किया लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करें। क्यों कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करें? कमर्शियल क्रॉप्स में हमारे पास आता है जूट आता है, हमारे पास शुगर आता है, वीट है, कॉटन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड इंग्लैंड में बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो गई तो इन चीज़ों की डिमांड वहाँ पे बढ़ गई, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो उन्होंने यहाँ पे जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, उस वक़्त यहाँ पे जो अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे, उन पे दबाव डाला कि हमें ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ों। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन ग्रोवर्स को इनकरेज किया टू ग्रो मोर एंड मोर जूट, टू ग्रो मोर एंड मोर शुगर, वीट एंड कॉटन, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत उनको यूरोप में पड़ रही थी। Because Europe where the food grains were needed to feed the growing urban population and raw materials were required for the industrial production. तो दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि इन्होंने इनक्रेज किया यहाँ के लोगों को, बहुत सारा इनक्रेज किया, बहुत सारा इनक्रेज उनको किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस ग्रो करें। इसके रीज़न ये है कि यूरोप में उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी और वहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन को खाने पीने के लिए जो रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल था वो इंडिया से सप्लाई कर रहे थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनको चाहे रॉ क्लॉथ चाहिए था, वहाँ से रेडीमेड गारमेंट्स बन के फिर आ जाते थे और यहाँ पे वो अपना बिजनेस भी करते थे। इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो है दैट इज़ जो कॉलोनियल स्टेट है वो उनकी सोच में था, वह ये सोच रहे थे कि जो फॉरेस्टर्स हैं, द फॉरेस्टर्स वर अनप्रोडक्टिव, यानी उनको इससे कोई फ़ायदा मिलता ही नहीं है, अनप्रोडक्टिव। तो उनकी सोच में था, जो यहाँ पे अंग्रेज़ उस वक्त थे, देवर थिंकिंग दैट देवर ऑफ द थॉट दैट दीज फॉरेस्टर्स और अनप्रोडक्टिव, इनसे उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। सो देवर कंसिडर्ड टू बी वाइल्डनेस एंड हैड टू बी ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन सो दैट द लैंड कुड यील्ड मोर एंड मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू। क्योंकि उनको रेवेन्यू से भी मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जब अंडर कल्टिवेशन आएगा वो रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे, चाहे वो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, चाहे वो बहुत सारे टैक्सेस वो लेते थे, बहुत सारे रेवेन्यूज़ वो लेते, चाहे वो मालवारी सिस्टम है, चाहे वो रोयतवारी सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम टैक्स कलेक्शन के उस वक्त थे जिसके ज़रिए वो उस वक्त यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे वो रेवेन्यू एक्सचेक, उनका जो एक्सचेकर था वो उस पर चलता था और वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन जब फॉरेस्ट होते थे तो फॉरेस्ट पे कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे? उनको लग रहा था कि दिस इज़ टोटली अनप्रोडक्टिव, दे वांट टू चेंज इट इनटू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सो दैट दे विल गेट मच एंड मच रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अगर हम खाली बात करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली 1880 से लेकर 1920 तक, तो कल्टिवेटेड एरिया जो है दैट रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। अगर हम खाली बात करेंगे इन 40 सालों में तकरीबन 6.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड था, दैट वाज ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन। तो कुछ इसमें अंग्रेज़ों का भी दोष है, कुछ यूरोपियंस का भी दोष है, लेकिन कुछ हमारा अपना भी दोष है। तो हमने भी एनॉर्मसली फॉरेस्ट्स को क्लियर किया अंडर द गॉब ऑफ द यूरोपियन रूल कि हमें जब किसी चीज़ की इजाज़त मिलती है, अगर हमें किसी चीज़ की इजाज़त मिलेगी कि आपको ये काम करना है, जब हम उस इजाज़त के गाम में, उस इजाज़त के शेल्टर में फिर हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी करते हैं। तो ऐसा हिंदुस्तान में भी हुआ, वो इनक्रेज करते थे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने भी, यानी हम जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काज। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट काज जो है अकॉर्डिंग टू द जो नेक्सस है बिटवीन द कॉलोनियलिज्म एंड द डिफॉरेस्टेशन, उसके मुताबिक जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ जो रेलवे ट्रैक स्लीपर्स है। देखिए, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने, बिकॉज
जो अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उनको धीरे धीरे यहाँ पे नीड लगी थी टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो उन्होंने क्या किया कि दे इंट्रोड्यूस द रेलवेज़ हियर। उन्होंने यहाँ पे रेलवेज़ को लाया, उन्होंने यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने यहाँ पे रेल लाई। तो ये रेल लाने का मतलब इनको कुछ अपने मकासद थे, इनके कुछ अपने मकसद थे जिनके लिए इन्होंने इसको रेल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड आ गया था तो इनको यहाँ पे रेल चलाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस रेलवे ट्रैक के लिए उस टाइम यूज़ किए जाते थे स्लीपर्स। स्लीपर एज यू नो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रेलवे ट्रैक, दिस इज़ द रेलवे ट्रैक। और इस रेलवे ट्रैक में ऐसे बीच में खंबे जैसे ऐसे होते हैं, बीच में पत्थर होते हैं। तो ये जो खंबे बीच में लकड़ी के पहले यूज़ होते थे इनको हम स्लीपर्स कहते थे, इनको हम स्लीपर्स कहते थे। ये खंबे यूज़ होते थे पहले पहले इनको रेलवे में। आज ये लकड़ी के खंबे यूज़ नहीं होते, आज सीमेंट या आयरन के ये खंबे यूज़ होते हैं। तो पहले पहले दीज वर द स्लीपर्स, वी कैन से इट आर द these sleepers are called as wooden planks that are laid across the railway tracks so that they can hold the tracks in the position. हम स्लीपर कहते हैं wooden planks laid across railway tracks. So sleepers can be they can be defined as the wooden planks. These are the wooden planks which are laid across the railway tracks. तो इनको यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया जब रेलवेज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए 1853 ऑनवर्ड्स। जब यहाँ पे रेलवेज़ आ गए तो इन्होंने रेलवेज़ के लिए, रेलवे में इस स्लीपर्स के लिए उन्होंने जब बहुत सारे ट्रीज़ को क्लियर किया, बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन की, ताकि ये जो स्लीपर्स इनको चाहिए था, ये स्लीपर जो ये रेलवे ट्रैक्स पे यूज़ करते। अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात करेंगे, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड की बात करेंगे, जो ओक ट्रीज़ है, ओक ट्रीज़ इंग्लैंड में दे स्टार्ट डिसअपीयरिंग बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 1800 से ऑनवर्ड्स। अर्ली 19th सेंचुरी में ये ओक फॉरेस्ट्स इंग्लैंड के वो ख़त्म होने लगे। दैट क्रिएटेड ए प्रॉब्लम फॉर टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। तो क्योंकि रॉयल नेवी को इंग्लिश शिप्स बनाने थे, दे हैव टू बिल्ड द शिप्स विदाउट सप्लाई ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। तो इन्होंने क्या किया, बाय द 1820s सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। क्योंकि उस वक़्त जो रॉयल नेवी जो इंग्लैंड में थी, उनको शिप्स बनाने थे, उनको समंदरी जहाज़ बनाने थे, तो उसके लिए उनको लकड़ी चाहिए थी। वो लकड़ी उनको मैसर वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड में ओक ट्रीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे। तो दे वर स्टार्ट डिसअपीयरिंग। अब इन्होंने सर्च पार्टीज निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आप टिम्बर सर्च कीजिए हिंदुस्तान में, हमें कहाँ से टिम्बर मिलेगी, सो दैट वी विल सप्लाई टू द रॉयल नेवी। हम रॉयल नेवी को वो रॉयल नेवी को दे देंगे ताकि रॉयल नेवी अपने शिप्स बनानी शुरू कर देंगे। तो दी सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्स। और तकरीबन एक डेकेड में, 10 सालों में, trees were they were alarmingly fell down on a massive scale, and the vast quantities of the timber was being exported from India to the England. और यहाँ से लकड़ी को लिया जाता था और उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और इसी तरह से जब रेलवेज़ लाया गया 1853 ऑनवर्ड, जब रेलवेज़ यहाँ पे आ गया, दैट क्रिएटेड ए न्यू डिमांड। इसके लिए आपको स्लीपर चाहिए थे। और उस वक़्त जो रेलवेज थे, दे वर एसेंशियल फॉर द कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स एंड टू रन द लोकोमोटिव्स, दिस वुड वाज नीडेड। और ये वुड इनको जंगलों से मिलता था, ये रेलवे स्लीपर्स इनको जंगलों से मिलता था। तो अगर हम बात करेंगे एक रेलवे माइल के लिए रेलवे ट्रैक, यानी
1 माइल के लिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लिए 1 रेलवे माइल इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। तकरीबन 1750 से लेकर 2000 स्लीपर्स 1 माइल के लिए, यानी 1 माइल रेलवे ट्रैक के लिए इतने सारे रेलवे स्लीपर्स की ज़रूरत होती थी। तो 1860 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करेंगे तो ये रेलवे नेटवर्क जो था दैट एक्सपेंडेड रैपिडली। और 1890 की अगर हम बात करेंगे तकरीबन 25,000, 1890 की अगर हम बात करेंगे तकरीबन 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक हिंदुस्तान में ले डाउन किया गया था। और 1946 में यही रेलवे ट्रैक तकरीबन 7,65,000 किलोमीटर बन गया। जो ही ये रेलवे ट्रैक्स बढ़ने शुरू हो गए, इसके लिए ज़्यादा स्लीपर चाहिए, डिमांड बढ़ गई, तो इसका असर बजाती खुद फॉरेस्टर्स पे पड़ा। तो रेलवे ट्रैक्स की अगर हम बात करेंगे, व्हेन दे सेपरेट थ्रू आउट इंडिया, a large number of trees were felled as early as the 1850 in the Madras Presidency alone। तकरीबन मद्रास प्रेसिडेंसी में तकरीबन 35,000 ट्रीज़ को गिराया गया था, हर साल गिराया जाता था। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था तो वो जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेतहाशा कटाई करते थे, क्योंकि उनको पावर मिलता था, उनको अथॉरिटी मिलती थी, वो भी फिर कहाँ देखते थे। तो इसी तरह से प्लांटेशन की अगर हम बात करेंगे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न प्लांटेशन। तो large number of these forests were cut down, they were cleared to make way for the cultivation of tea, कॉफ़ी, रबर। क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड कहाँ पे थी? इन चीज़ों की डिमांड यूरोप में थी। यूरोप वाज इन डिमांड, इन नीड ऑफ दीज कमोडिटीज़। तो उन्होंने यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को इनकरेज किया, उनको उकसाया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको पैसे देंगे, हम आपको ये देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रीज़ को कट डाउन कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को प्लांटेशन कल्टिवेशन के लिए रखिए, so that you will produce tea, coffee, rubber, etc. because these products were in demand in क्या कहते हैं, यूरोप में इसकी ज़्यादा डिमांड थी। और कॉलोनियल गवर्नमेंट उस वक्त जो थी, दे टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गिव वास्ट एरियाज ऑफ यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। these areas were enclosed and cleared for the forest and planted with tea and coffee. So this is all about the causes responsible for the deforestation. These are only those causes, मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये वही causes है जो colonialism के related हैं। Otherwise there are so many causes responsible for deforestation. So this is all about today. Have a nice day ahead. Thank you very much.